नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम बात करेंगे प्रॉपर्टी ट्रांसफर में रजिस्टर्ड सेल डीड क्यों जरूरी है। आज की वीडियो एक वास्तविक सुप्रीम कोर्ट केस पर आधारित है जो पूरे 25 वर्ष तक चला। इस ऐतिहासिक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि बिना रजिस्टर्ड सेल डीड के कोई भी डॉक्यूमेंट, चाहे वह विल हो, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी हो या एग्रीमेंट टू सेल हो, प्रॉपर्टी ओनरशिप को ट्रांसफर नहीं कर सकता। यह केवल एक कानूनी सिद्धांत नहीं है, बल्कि एक परिवार की 25 साल की कड़वी लड़ाई की कहानी है, जिसमें दो भाइयों ने अपने पिता की संपत्ति के लिए ट्रायल कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक न्याय की गुहार लगाई। केस था रमेश चंद वर्सेस सुरेश चंद। साइटेशन हुई 2025 INC 1059। जजमेंट डेट हुई 1 सितंबर 2025। इस केस के बारे में थोड़ा जानते हैं डिटेल्स। दिल्ली का 25 वर्षीय लैंडमार्क प्रॉपर्टी डिस्प्यूट। केस डिटेल, केस नंबर रमेश चंद। केस नंबर था सिविल अपील नंबर 6377 ऑफ 2012। साइटेशन 2025 INC 1059। जजमेंट डेट हुई इस पे 1 सितंबर 2025। ड्यूरेशन 25 वर्ष 1997 से 2025। प्रॉपर्टी डिटेल्स थी लोकेशन अंबेडकर बस्ती, दिल्ली, वाल्मीकि गेट के पास। प्रॉपर्टी टाइप रेजिडेंशियल हाउस। ओरिजिनल ओनर कुंदन लाल जो पिता थे। डेथ हुई उनकी अप्रैल 10, 1997 में। यह केस 1997 में शुरू हुआ जब दो भाइयों रमेश और सुरेश के बीच अपने पिता की दिल्ली स्थित रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया। ट्रायल कोर्ट से लेकर दिल्ली हाई कोर्ट तक सभी ने सुरेश के पक्ष में फैसला सुनाया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पूरी कहानी को पलट दिया और एक ऐतिहासिक प्रेसिडेंट स्थापित किया जो आज भी प्रॉपर्टी लॉ का आधार है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच में कौन कौन थे? जस्टिस अरविंद कुमार, सुप्रीम कोर्ट जज जिन्होंने इस लैंडमार्क केस में निर्णायक भूमिका निभाई और प्रॉपर्टी ट्रांसफर के कानूनी सिद्धांतों को स्पष्ट किया। जस्टिस संदीप मेहता, सुप्रीम कोर्ट जज जिन्होंने जस्टिस कुमार के साथ मिलकर यह सर्वसम्मत फैसला सुनाया जो प्रॉपर्टी लॉ में एक नया मानक स्थापित करता है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट की दो जज की बेंच ने यूनानिमस, जिसे सर्वसम्मत हिंदी में कहते हैं, फैसला सुनाया। दोनों जजेस एक ही राय में थे कि रजिस्टर्ड सेल डीड के बिना प्रॉपर्टी ओनरशिप का कोई ट्रांसफर नहीं हो सकता। यह किसी एक जज का व्यक्तिगत विचार नहीं था, बल्कि पूरी बेंच की सहमति थी, जो इस जजमेंट को और भी महत्वपूर्ण और बाइंडिंग बनाता है। इस फैसले ने भारत में प्रॉपर्टी ट्रांसफर के सभी मामलों के लिए एक स्पष्ट कानूनी प्रेसिडेंट स्थापित किया है। विवाद की शुरुआत, केस के बारे में जानते हैं डिटेल में। पिता की मृत्यु के बाद दोनों भाइयों का झगड़ा। अप्रैल 10, 1997 में पिता कुंदन लाल की मृत्यु हुई। दिल्ली की एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी छोड़कर गए जो दोनों भाइयों विवाद का केंद्र बन गई। 1997 के बाद विवाद की शुरुआत हुई। दोनों भाई रमेश और सुरेश अपने अपने दावे लेकर सामने आए। प्रत्येक का मानना था कि प्रॉपर्टी का असली मालिक वही है। ट्रायल कोर्ट तक पहुंचना, कानूनी लड़ाई का आरंभ हो गया। परिवार में समझौता न होने पाने के कारण मामला अदालत में पहुंच गया जो 25 साल तक चलने वाला था। रमेश का दावा था, पिता ने 1973 में मुझे मौखिक रूप से प्रॉपर्टी दे दी थी। मैं वर्षों से इसको उपयोग कर रहा हूं, यह प्रॉपर्टी मेरी है। सुरेश का दावा था, पिता ने मुझे लीगली सभी डॉक्यूमेंट्स दे दिए हैं, विल, GPA, एग्रीमेंट टू सेल। मैं कानूनी रूप से मालिक हूं। और यहीं से शुरू हुई वह 25 साल की कानूनी लड़ाई जो भारतीय प्रॉपर्टी लॉ में एक लैंडमार्क बन गई। सुरेश के पास मौजूदा डॉक्यूमेंट्स, सभी डॉक्यूमेंट्स की तारीख 16 मई 1996 पिता की मृत्यु से लगभग 1 वर्ष पहले के थे। रजिस्टर्ड विल, पिता कुंदन लाल ने एक रजिस्टर्ड विल बनाई जिसमें उन्होंने सुरेश को सभी संपत्ति देने का उल्लेख किया। यह विल सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड थी। एग्रीमेंट टू सेल, एक लिखित एग्रीमेंट टू सेल जिसमें पिता ने सुरेश को प्रॉपर्टी बेचने का वादा किया था। इस एग्रीमेंट में सेल की सभी टर्म्स और कंडीशंस का उल्लेख था। जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी, पिता ने सुरेश को GPA दी है जिसके तहत वह प्रॉपर्टी को मैनेज करने, उसमें निर्माण करने और सभी लीगल कार्य करने के लिए अधिकृत था। एफिडेविट, एक नोटराइज्ड एफिडेविट जिसमें पिता ने शपथ पूर्वक घोषणा की कि वे सुरेश को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हैं। रिसिप्ट, पेमेंट रिसिप्ट जो ये साबित करती थी कि सुरेश ने प्रॉपर्टी की पूरी कीमत अपने पिता को अदा कर दी थी। सभी डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर्टी साइन, अटेस्टेड और लीगली वैलिड दिखाई देते थे। सुरेश का दृढ़ विश्वास था कि ये सभी डॉक्यूमेंट्स मिलकर प्रॉपर्टी ओनरशिप का पूर्ण और निर्णायक प्रमाण है। ट्रायल कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट भी इसी मत से सहमत थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास एक महत्वपूर्ण सवाल था, इन सब डॉक्यूमेंट्स में रजिस्टर्ड सेल डीड कहां है?
लोअर कोर्ट का फैसला। ट्रायल कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट ने सुरेश के पक्ष में निर्णय दिया। ट्रायल कोर्ट ने कहा कि सुरेश के सभी डॉक्यूमेंट्स, विल, जीपीए, एग्रीमेंट टू सेल, एफिडेविट और रिसिप्ट की जांच की है और उन्हें वैलिड माना। कोर्ट ने कहा कि डॉक्यूमेंट्स कलेक्टिवली प्रॉपर्टी ओनरशिप को एस्टेब्लिश करते हैं। दूसरा, दिल्ली हाई कोर्ट, अप्रैल 2012। रमेश ने दिल्ली हाई कोर्ट में अपील की थी, लेकिन हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को कंफर्म किया। हाई कोर्ट ने माना कि सुरेश के पास सफिशिएंट लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं जो उसे प्रॉपर्टी का लेजिटिमेट ओनर साबित करते हैं। कोर्ट्स का तर्क था, विल रजिस्टर्ड है, लीगली वैलिड है, जीपीए प्रॉपर्ली एग्जीक्यूटेड है, एग्रीमेंट टू सेल साइंड है, पेमेंट का प्रूफ, रिसिप्ट है उसके पास, पोजेशन सुरेश के पास है, सभी डॉक्यूमेंट्स कलेक्टिवली ओनरशिप साबित करते हैं। सुरेश की जीत। लगभग 15 साल की कानूनी लड़ाई के बाद सुरेश दोनों लोअर कोर्ट्स में विजयी रहा। दोनों कोर्ट ने उसे प्रॉपर्टी का कंप्लीट और एक्सक्लूसिव ओनर घोषित किया। रमेश के पास अब केवल एक ही रास्ता बचा था, सुप्रीम कोर्ट में अपील करना। सुप्रीम कोर्ट में अंतिम अपील हुई। रमेश की आखिरी उम्मीद। ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ने सुरेश के पक्ष में निर्णय सुना दिया था। सभी को लगता था कि मामला समाप्त हो गया है, लेकिन रमेश ने हार नहीं मानी और सुप्रीम कोर्ट में सिविल अपील नंबर 6377 ऑफ 2012 दाखिल की गई। रमेश का तर्क, बिना रजिस्टर्ड सेल डीड के कोई भी डॉक्यूमेंट्स, चाहे वह विल हो, जीपीए या एग्रीमेंट टू सेल हो, प्रॉपर्टी ओनरशिप को ट्रांसफर नहीं कर सकता। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 का सेक्शन 54 स्पष्ट रूप से कहता है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी का ट्रांसफर सिर्फ रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से ही हो सकता है। सुरेश के प्रति उत्तर, मेरे पास सब कुछ है, रजिस्टर्ड विल है, जीपीए है, एग्रीमेंट टू सेल है, एफिडेविट है, पेमेंट रिसिप्ट है, मैंने प्रॉपर्टी का पोजीशन ले लिया है और पूरी कीमत भी अदा कर दी है। दोनों लोअर कोर्ट ने मेरे पक्ष में फैसला दिया है, अब और क्या चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की 2 जज बेंच, जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस संदीप मेहता ने इस केस को गंभीरता से सुना। उन्होंने ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के प्रोविजंस, प्रीवियस जजमेंट्स और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स की गहन समीक्षा की और फिर उन्होंने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया जो भारतीय प्रॉपर्टी लॉ में एक नया मानक स्थापित करने वाला था। सेक्शन 54 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 कानून, जहां इमूवेबल प्रॉपर्टी, चल संपत्ति का कोई भी हिस्सा वैल्यू में 100 रुपए से अधिक हो, उसका ट्रांसफर केवल एक रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट के जरिए हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस सेक्शन 54 की व्याख्या करते हुए कहा, जहां सेल डीड को रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता है, वहां ओनरशिप जब तक ट्रांसफर नहीं होती, जब तक डीड को प्रॉपर्ली रजिस्टर नहीं किया जाता। चाहे प्रॉपर्टी का पोजेशन ट्रांसफर हो गया हो, चाहे पूरी पेमेंट हो गई हो, लेकिन बिना रजिस्ट्रेशन के ओनरशिप का कोई लीगल ट्रांसफर नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट ने विशेष रूप से ओनली शब्द पर जोर दिया। द यूज ऑफ द टर्म ओनली in this provision signifies that for tangible immovable property valued at 100 rupees or more, a sale becomes lawful only when it is executed through a registered instrument. ओनली का अर्थ क्या था? सिर्फ यही एक रास्ता, कोई विकल्प नहीं, कोई अपवाद नहीं, कोई दूसरा तरीका मान्य नहीं। यह शब्द ओनली पूरे केस का टर्निंग पॉइंट बन गया। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, न कि एक ऑप्शनल फॉर्मेलिटी। इसके बिना कोई भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर लीगली वॉइड है। प्रॉपर्टी ट्रांसफर के 3 अनिवार्य नियम, सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित अनिवार्य शर्तें। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इमूवेबल प्रॉपर्टी के वैलिड ट्रांसफर के लिए 3 शर्तें अनिवार्य रूप से पूरी होनी चाहिए। रिटर्न सेल डीड पूर्णतः लिखित रूप में होना चाहिए, आवश्यक है। मौखिक बातचीत, समझौते या वर्बल प्रॉमिस का कोई कानूनी महत्व नहीं है। चाहे पूरा गांव या परिवार गवाह हो, फिर भी बिना लिखे डीड के ट्रांजैक्शन लीगली इनवैलिड है। अटेस्टेड डीड को दोनों पक्षों, सेलर और बायर के सिग्नेचर के साथ प्रॉपरली अटेस्टेड होना चाहिए। प्रत्येक पक्ष के कम से कम 2 विटनेस होने चाहिए और उन सभी के सिग्नेचर डीड पर होने चाहिए। यह अटेस्टेशन डीड की ऑथेंटिसिटी को एस्टेब्लिश करता है। रजिस्टर्ड पंजीकृत डीड को सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में ऑफिशियली रजिस्टर करवाना अनिवार्य है। उचित स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान करना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद ही रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलती है। इस रजिस्ट्रेशन के बिना डीड की कोई कानूनी मान्यता नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण कथन, अनलेस द सेल डीड इज इन राइटिंग properly attested and registered, the transaction cannot be construed as sale. The property will not be transferred. ये तीनों शर्तें एक साथ और अनिवार्य रूप से पूरी होनी चाहिए। किसी एक की कमी से पूरा ट्रांसफर इनवैलिड हो जाता है। सुरेश के केस में उसके पास एक भी रजिस्टर्ड सेल डीड नहीं थी, इसलिए उसका ओनरशिप क्लेम पूरी तरह से निराधार था। सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय, सितंबर 1, 2025। रमेश को 25 साल बाद न्याय मिला। निर्णय की तिथि थी 1 सितंबर 2025। साइटेशन 2025 INC 1059, सिविल अपील नंबर 6377 2012। लोअर कोर्ट के फैसले रद्द। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट के सभी फैसलों को सेट असाइड कर दिया। रमेश को न्याय। 25 साल की कानूनी लंबी लड़ाई के बाद रमेश को अंततः न्याय मिल गया, उसका अधिकार रिस्टोर किया गया। सुप्रीम कोर्ट का तर्क था, यह सत्य है कि सुरेश के पास एग्रीमेंट टू सेल है, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी है, रजिस्टर्ड विल है, एफिडेविट है, पेमेंट रेसिप्ट है, लेकिन उसके पास एक भी रजिस्टर्ड सेल डीड नहीं है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के सेक्शन 54 के अनुसार इमूवेबल प्रॉपर्टी का ओनरशिप जब तक ट्रांसफर नहीं हो सकता जब तक रजिस्टर्ड सेल डीड एग्जीक्यूट नहीं की गई हो। यह कानून का मैंडेटरी प्रोविजन है, न कि ऑप्शनल फॉर्मेलिटी। प्रॉपर्टी की वर्तमान स्थिति, चूंकि कोई रजिस्टर्ड सेल डीड नहीं बनी थी, इसलिए प्रॉपर्टी अभी भी लीगल हायर्स दोनों भाइयों की संयुक्त संपत्ति मानी जाएगी, जैसे कोई ट्रांसफर हुआ ही नहीं था। पिता कुंदनलाल की मृत्यु के बाद दोनों इक्वल लीगल हायर्स हैं। सुरेश की पूर्ण पराजय। सुरेश के सभी डॉक्यूमेंट, विल, जीपीए, एग्रीमेंट टू सेल, एफिडेविट, रिसिप्ट सभी व्यर्थ साबित हुए। 25 साल की लड़ाई के बाद उसे कुछ नहीं मिला। वह खाली हाथ रह गया क्योंकि उसके पास एक जरूरी डॉक्यूमेंट्स नहीं था, रजिस्टर्ड सेल डीड। ये डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर्टी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार केवल रजिस्टर्ड सेल डीड ही मान्य है। एग्रीमेंट टू सेल, यह केवल भविष्य में प्रॉपर्टी बेचने का एक वादा है। यह लीगली बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन ओनरशिप ट्रांसफर नहीं करता। अगर सेलर अपना मन बदल ले या मर जाए तो बायर को केवल डैमेज का क्लेम हो सकता है, प्रॉपर्टी नहीं मिलती। जीपीए, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी। जीपीए केवल किसी व्यक्ति को प्रॉपर्टी के संबंध में कुछ कार्य करने की शक्ति देता है, जैसे मेंटेनेंस करना, रेंट कलेक्ट करना या लीगल मैटर्स हैंडल करना, लेकिन ओनरशिप ट्रांसफर नहीं करता। जीपीए एक्सपायर हो सकता है, कैंसिल हो सकता है या प्रिंसिपल की मृत्यु पर ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाता है। वसीयत, विल के माध्यम से मृत्यु के बाद इनहेरिटेंस उत्तराधिकार हो सकता है, लेकिन लाइफ टाइम में ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होता। विल को प्रोबेट करना पड़ता है, जो एक लंबी और जटिल प्रक्रिया है। भले ही विल रजिस्टर्ड हो, वह केवल टेस्टिमेंट्री इंटेंट दिखाती है, ओनरशिप डीड नहीं। एफिडेविट एक स्वयं स्टेटमेंट है। यह कानूनी रूप से इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर का कोई प्रमाण नहीं है। यह केवल किसी व्यक्ति का डिक्लेरेशन है जिसकी वेरिफिकेशन जरूरत होती है। रिसिप्ट केवल यह साबित करती है कि पेमेंट हुई है, लेकिन पेमेंट होना और ओनरशिप ट्रांसफर होना दो अलग चीजें हैं। बिना रजिस्टर्ड सेल डीड के रिसिप्ट केवल एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का प्रूफ है, प्रॉपर्टी ट्रांसफर का नहीं। पोजेशन, अगर आप प्रॉपर्टी पर रह भी रहे हैं, इसका उपयोग कर रहे हैं या उसे मेंटेन कर रहे हैं, तब भी आप लीगली ओनर नहीं हैं। पोजेशन केवल एक फिजिकल फैक्ट है, लीगल ओनरशिप नहीं। एडवर्स पोजेशन के केसेस अलग हैं और उनके लिए 12+ ईयर्स का कंटिन्यूअस पोजेशन चाहिए। पेमेंट, भले ही आपने प्रॉपर्टी की पूरी कीमत अदा कर दी हो, फिर भी रजिस्टर्ड सेल डीड के बिना आप ओनर नहीं बन सकते। पेमेंट केवल कंसिडरेशन का प्रमाण है, ओनरशिप ट्रांसफर का नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा, केवल रजिस्टर्ड सेल डीड ही इमूवेबल प्रॉपर्टी की ओनरशिप को ट्रांसफर करती है और कुछ नहीं। यह क्यों महत्वपूर्ण है? निर्णय भारत में प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन के लिए एक गेम चेंजर साबित होता है। खरीदारों की सुरक्षा, यह जजमेंट सभी प्रॉपर्टी बायर को सुरक्षा प्रदान करता है। अब कोई भी सेलर केवल विल, जीपीए एग्रीमेंट दिखाकर आपको धोखा नहीं दे सकता। रजिस्टर्ड सेल डीड अनिवार्य है। कानूनी स्पष्टता, यह फैसला प्रॉपर्टी लॉ में स्पष्टता लाता है। कोई भी कंफ्यूजन नहीं है कि कौन सी डॉक्यूमेंट वैलिड है और कौन सा नहीं। सेक्शन 54 की इंटरप्रिटेशन क्रिस्टल क्लियर है। धोखाधड़ी की रोकथाम, बहुत से लोग जीपीए या एग्रीमेंट टू सेल के आधार पर प्रॉपर्टी बेचने की कोशिश करते हैं। यह जजमेंट ऐसी फ्रॉडलेंट प्रैक्टिस को रोकता है। रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। पारिवारिक विवादों में कमी,
विल या ओरल प्रॉमिस के आधार पर होने वाले फैमिली डिस्प्यूट्स कम होंगे। अब केवल रजिस्टर्ड सेल डीड ही मान्य होगी जो सभी के लिए विजिबल और वेरीफाइबल है। यह जजमेंट भारत के हर उस व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है जो प्रॉपर्टी खरीदना, बेचना, इनहेरिट करना चाहता है। यह प्रेजेंट फ्यूचर में होने वाले हजारों केसेस को प्रभावित करेगा और प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन को और ट्रांसपेरेंट बनाएगा। सुप्रीम कोर्ट का संदेश सभी इंडियंस के लिए बहुत जरूरी है। रमेश चंद वर्सेस सुरेश चंद से महत्वपूर्ण सीख मिलती है। केवल रजिस्टर्ड सेल डीड ही प्रॉपर्टी ओनरशिप ट्रांसफर करती है। एग्रीमेंट टू सेल से नहीं, जीपीए से नहीं, विल से नहीं, एफिडेविट से नहीं, रिसिप्ट से नहीं, पोजेशन से नहीं, पेमेंट से नहीं। रियल केस हमें जो शिक्षा प्राप्त होती है, रमेश की कहानी, उसके पास ओरल क्लेम था, उसके पास कोई रिटर्न डॉक्यूमेंट नहीं था, ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट में हार गया लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जीत गया क्योंकि सुरेश के पास भी रजिस्टर्ड सेल डीड नहीं थी। सुरेश की कहानी, उसके पास विल, जीपीए, एग्रीमेंट सब कुछ था, उसके पास पेमेंट रिसिप्ट भी था, उसने पोजेशन भी ले लिया था, फिर भी सुप्रीम कोर्ट में हार गया क्योंकि उसके पास रजिस्टर्ड सेल डीड नहीं था। सभी प्रॉपर्टी बायर्स के लिए महत्वपूर्ण नियम, रजिस्टर्ड सेल डीड ही लें। प्रॉपर्टी खरीदते समय केवल रजिस्टर्ड सेल डीड स्वीकार करें। कोई भी अन्य डॉक्यूमेंट चाहे वह कितना भी इंप्रेसिव क्यों न लगे, लीगली इनसफिशिएंट है। स्टैंप ड्यूटी का सही भुगतान करें। अपने राज्य के स्टैंप ड्यूटी रूल्स के अनुसार पूरी और सही अमाउंट का भुगतान करें। अंडर वैल्यूएशन से बचें क्योंकि यह डीड को इनवैलिड बना सकता है। सब रजिस्ट्रार से रजिस्ट्रेशन करवाएं। डीड को अपने क्षेत्र के सब रजिस्ट्रार ऑफिस में ऑफिशियली रजिस्टर कराना अनिवार्य है। यह प्रोसेस स्किप नहीं किया जा सकता। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट सुरक्षित रखें। रजिस्ट्रेशन के बाद मिलने वाला सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट को सुरक्षित रखें। यह आपकी ओनरशिप का फाइनल प्रूफ है। म्यूटेशन कराएं। रजिस्ट्रेशन के बाद अपने लोकल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन या ग्राम पंचायत में प्रॉपर्टी का म्यूटेशन, नाम परिवर्तन जरूर करवाएं। टाइटल चेन की जांच करें। पिछले सभी ओनर की रजिस्टर्ड सेल डीड की चेन वेरीफाई करें। सुनिश्चित करें कि सेलर के पास क्लियर टाइटल है। याद रखें, रजिस्ट्रेशन ही असली मालिकाना हक है, बाकी सब केवल कागज है। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो या आपकी प्रॉपर्टी से कोई जुड़ा सवाल हो तो कमेंट में जरूर लिखें। ऐसे ही इंपॉर्टेंट लीगल अपडेट्स और आसान हिंदी में कानून समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अपनी प्रॉपर्टी हमेशा सही कानून के साथ सुरक्षित रखें। धन्यवाद। जो मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।